हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। और आज की क्लास का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। और इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ लिया था और इलेक्ट्रिक फोर्स में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ी और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे, स्पेशली जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ क्विक रिविजन करेंगे फॉर्मूला की, और उसके बाद हम फटाफट से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन क्यू नॉट। और क्यू नॉट होता है हमारे पास टेस्ट चार्ज। ठीक है। वैसे चार्जेस को हम दो तरीके से यहाँ पे समझ रहे हैं। एक है हमारे पास सोर्स चार्ज, जो हमारा मेन चार्ज है। वो सोर्स चार्ज क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया है सोर्स चार्ज। तो ये सोर्स चार्ज क्या कर रहा है, यहाँ पे इस टेस्ट चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज। तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रिपेल करे। टेस्ट चार्ज हमेशा जो होता है ना बच्चों, वो होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इट इज ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके। तो यूनिट पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो कभी भी फॉर्मूले को ऑल्टर नहीं करेगा ये, और ये पॉजिटिवली हम इसको उसकी पोलैरिटी ले लेते हैं। ठीक है। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे फर्स्ट सिचुएशन में मैंने Q1 चार्ज ले लिया और सेकंड सिचुएशन में मैंने इधर एक Q2 चार्ज ले लिया। ठीक है। और दोनों जगह पे जो ऑब्जर्वेशन है वो Q0 पर हो रही है और दोनों जगह पर जो ऑब्जर्वेशन है वो R डिस्टेंस पर हो रही है। तो देखा हमने कि जो Q1 की स्ट्रेंथ है वो Q2 से ज्यादा है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा रिपल्जन होगा, तो रिपल्जन इन फर्स्ट केस विल बी मोर देन द रिपल्जन इन सेकंड केस। तो इससे एक चीज पता लगी कि जो Q1 है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिपेल करने की इस Q0 चार्ज को। ठीक है। तो इस फील्ड का इन्फ्लुएंस, इसकी फील्ड का इन्फ्लुएंस इस वाले चार्ज पे ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में हम लोग F पे डिपेंड कर रहे हैं, फोर्स के इक्वल रखते हैं, डिवाइड बाय पैरामीटर क्या लिया हमने, Q0 लिया है। दोनों केसेस के अंदर अगर आप देखोगे तो वी हैव डिवाइडेड विद Q0। ओके। क्योंकि दोनों केसेस में हमने Q0 पे ऑब्जर्व करा है। सो दैट इज व्हाई फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और बच्चों अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ तो इसकी यूनिट क्या होगी, देख लेते हैं उसे भी, एक मिनट बस। तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। ठीक है। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी और चार्ज की यूनिट कूलम। एक और इसकी यूनिट है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप पढ़ोगे, दैट इज, ये एक रिलेशन है, एनसीईआरटी में भी है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन, पुरानी एनसीईआरटी के पेज नंबर 61 पे इसके बारे में लिखा हुआ है। एनीवे, सो दिस इज E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो यहाँ से इसकी एक और यूनिट निकल कर आएगी, वोल्ट पर मीटर। तो दो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। इस वाली यूनिट के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो इस छोटे से फॉर्मूले पे, जो फॉर्मूला है हमारे पास E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, तो देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और उसको करने से पहले हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी देख लेते हैं क्या होती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यही हमारे पास जो ये टर्म है ना, इसे हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्ज या पॉइंट चार्ज, तो यहाँ पे हमने वही पॉइंट चार्ज लिया जो कि हमारा सोर्स चार्ज है, जो सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज लिया जिसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसमें हम टेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इनका नाम सोर्स और टेस्ट चार्ज रेस्पेक्टिवली होता है। और मान लो ये डिस्टेंस है R, तो इनके बीच में जो कूलम्ब रिपल्शन होगा इट विल बी K Q नॉट ओवर R स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। राइट बच्चों। तो यहाँ से अगर मैं F की वैल्यू को पुट करता हूँ तो याद आएगा Q नॉट डिवाइड बाई R स्क्वायर इंटू Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू Q अपॉन R स्क्वायर। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है। ओके। सो अगर आपको ये चीज भी समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये एक फॉर्मूला है हमारे पास F अपॉन Q नॉट, तो अब देखते हैं यहाँ पे किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपको कितनी नॉलेज सफिशिएंट है उन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस मैं आपको पहले एक चीज और बता देता हूँ, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको थोड़ा बहुत एलएम पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता तो चलो हम न्यूमेरिकल के साथ साथ देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से एलएम को अप्लाई करेंगे। तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है AIEEE में आया था 2005 में। तो अगर आपको नहीं पता AIEEE क्या है, तो जेई का पहले नाम AIEEE था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को। चार्ज बॉल B hangs from silk thread S which makes an angle theta with the large charge conducting sheet P as shown in figure. The surface charge density sigma of the sheet is proportional to. So question के accordingly यहाँ पे एक हमारे पास शीट है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से एक शीट है हमारे पास, और इस शीट से हमने क्या करा, एक सिल्क थ्रेड ली और सिल्क थ्रेड से हमने एक बॉल को कनेक्ट कर दिया। तो ये बॉल B है हमारे पास और इस पे चार्ज मान लेते हैं Q है।
तो बच्चों यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है इस पे, तो ये दोनों रिपेल करेंगे, तो इस साइड पे रिपेल होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी दिस इज, देखो हमारे पास तो F/Q इज इक्वल टू ई था ना, तो यहाँ से F कितना आ जाएगा बच्चों, Q इंटू ई आ जाएगा। तो वही फॉर्मूला जो पीछे अभी हमने स्टडी करा है उसी को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, एंड देयर इज एन एंगल थीटा। ओके, एंड बिफोर डूइंग दिस एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ, ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि हम लोग न्यूमेरिकल्स में ही कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते रहेंगे। तो जैसे आपने रोटेशन डायनामिक्स में भी ये सब चीजें पढ़ी थी, ठीक है, जैसे सिस्टम ऑफ मासेस होते हैं हमारे पास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं। तो जैसे अगर सिंगल चार्ज है तो हम सिंपली क्यू लिख देते हैं, है ना बच्चों। अगर हमारे पास लाइन है, एक लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ऐसे एक लाइन है, इस पे बहुत सारे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इस लाइन की वजह से हमारे पास एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और ये जो लैम्डा होता है ये Q/L के इक्वल होता है और उसकी यूनिट होती है चार्ज कूलम पर मीटर, ठीक है। ओके, सो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब, बेसिकली डेंसिटी का मतलब वही होता है कि जैसे मास की हम बात कर रहे हैं तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास जो भी जिस भी वॉल्यूम में है, जिस भी स्पेस में ऑक्यूपाइड है, अगर हमारे पास स्पेस ही 1 डायमेंशनल है तो मास अपॉन लेंथ ले लेंगे, अगर स्पेस 2 डायमेंशनल है तो मास अपॉन एरिया ले लेंगे, और अगर स्पेस 3 डायमेंशनल है तो मास अपॉन वॉल्यूम ले लेंगे। इसी तरीके से मास को रिप्लेस कर दिया हमने चार्ज से, तो अगर 1 डायमेंशनल है हमारे पास तो हम लोग चार्ज अपॉन लेंथ ले लेंगे, और अगर 2 डायमेंशनल है, जैसे प्रीवियस केस के अंदर शीट हमें मेंशन थी, ठीक है, जैसे लाइन की अगर हम बात करेंगे तो हमें सर्कल मेंशन होगा, ठीक है। आगे आने वाले सेक्शंस में इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ओके। जैसे सर्कल हो गया, वायर हो गई, स्ट्रेट वायर, सेमी सर्कल हो गया, तो इन सब केसेस के अंदर हमारे पास जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सर्कमफ्रेंस पर होगा, सर्कल ले रहे हैं तो, वायर ले रहे हैं तो उसके उसके लाइन पर होगा, ठीक है। तो हर जगह पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर होगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो टर्म आ रही है लीनियर चार्ज डेंसिटी, हम इसे स्टडी करते हैं। अब आते हैं शीट पे, तो शीट इज बेसिकली फ्रॉम सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस केस के अंदर ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, ये एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज व्हाट, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर यूज करने वाले हैं, दैट सिग्मा इज डिनोटेड बाय चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, surface charge density is denoted by sigma, okay, and this is coulomb per meter square, okay. And the third thing that we have is the volume charge density। तो फिलहाल सरफेस का एग्जांपल अगर मैं लूँ तो शीट आ सकता है, डिस्क आ सकता है, ठीक है, डिस्क, इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस पर होगा। और वहीं पे वॉल्यूम का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो क्यूब आ सकता है, सिलेंडर आ सकता है, कोन आ सकता है, बहुत सारी चीजें, हेमिस्फेयर आ सकता है, स्फेयर आ सकता है। तो वॉल्यूम मैं क्यूब ले लेता हूँ मान लो यहाँ पे, तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, अब इसका सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों इसकी वॉल्यूम पे होगा, तो यहाँ पर हमारे पास टर्म आ जाएगी रो, ठीक है, और रो होगी चार्ज अपॉन वॉल्यूम के इक्वल। तो यहाँ पर ये आ गया, क्या आ गया हमारे पास, कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। एंड दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे सबसे पहली टर्म है हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दूसरी टर्म है सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज चार्ज अपॉन एरिया, एंड द थर्ड टर्म दैट वी हैव इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विच इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ओके। तो नाम से पता लग रहा है लीनियर है, दैट मींस वी आर डिवाइडिंग दिस बाय लेंथ। If we have surface, then that means we are dividing this by surface area, and if we have volume, then that means we are dividing this by volume, and it is denoted by lambda, sigma, and rho, okay. So now jump to the question। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक शीट मेंशन है बच्चों में, ये शीट, ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट है बी। अब इस बी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज और शीट भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये जो बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है इस साइड रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये रिपेल होगा और इस पे फोर्स कितनी लगेगी, क्यू इंटू ई फोर्स लगेगी, और इस साइड में आएगी टेंशन, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है बच्चों तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा, है ना। तो इस साइड आ गया टी कॉस थीटा, और बच्चों ये आ गया हमारे पास क्या इधर, टी साइन थीटा, और नीचे की साइड आ गया इसका मास। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें थोड़ी बहुत एलएम पता होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, ये सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो नेट फोर्स है वो है जीरो, मतलब जितनी ऊपर फोर्स है, जैसे यहाँ पे जितनी ऊपर फोर्स है उतनी नीचे फोर्स है, जितनी राइट में फोर्स है उतनी लेफ्ट में फोर्स है, ठीक है। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करता हूँ, सो आई विल राइट T cos theta is equal to mg and T sin theta is equal to q times E, right? You can see here it is q times E,
and it is equal to t sin theta, and further mg is equal to t cos theta. On dividing these two terms, we will get tan theta is equal to q e over mg. तो बच्चों चार्ज भी कांस्टेंट है, mg भी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई प्रोपोर्शनेट किसके, tan थीटा के। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन दे रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आ रही है, ठीक है। वैसे इसका फॉर्मूला होता है, जो शीट होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे पढ़ेंगे हम इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको जनरली बता सकता हूँ, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनेट होगी चार्ज के, है ना। जैसे अभी हमने पॉइंट चार्ज के लिए देखा था पीछे, पॉइंट चार्ज के लिए भी था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था। तो एक जर्नल हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो Q जो है इस बार जो है वो शीट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो Q की जगह मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू ए, क्योंकि हमें पता है सिग्मा Q अपॉन ए के इक्वल है। तो A इधर चला गया, तो Q कितना आ गया बच्चों, Q आ गया हमारे पास सिग्मा इंटू ए के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के प्रोपोर्शनेट है, तो चार्ज किसके प्रोपोर्शनेट है, सिग्मा के प्रोपोर्शनेट है। तो अल्टीमेटली आ गया हमारे पास इट इज प्रोपोर्शनेट टू tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे, तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनेट टू tan थीटा। तो ये पूछा था इसके अंदर कि बताओ भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, और ऑप्शन थे कॉट, कॉस, टेन एंड साइन। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, आई होप यहाँ तक ये क्लियर होगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट बिलो, ओके। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम has mass 2 gram and charge this. It is at rest in a uniform and it is at rest. Okay, दो बार लिखा हुआ है, कह रही है it is at rest in a uniform horizontal electric field of intensity this. और देखो इस बार इंटेंसिटी की यूनिट वोल्ट पर मीटर गिवन है। As I told you, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। At equilibrium, the angle that pendulum makes with the vertical is. तो ये कुछ सिमिलर तरह के ही क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी हमने रिजॉल्व करा था, वेक्टर को रिजॉल्व करा, एंड देन वी हैव अप्लाइड द कांसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, द कांसेप्ट ऑफ नेट फोर्स इज जीरो एज पर लॉज ऑफ मोशन, और वी कैन से न्यूटन्स थर्ड लॉ। एग्जैक्टली सेम हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो देखो जरा, बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज अ मास ऑफ 2 ग्राम। तो एक सिंपल पेंडुलम का बॉब है जिसका मास कितना है बच्चों, 2 ग्राम है, और उस पर चार्ज भी हमें गिवन है, तो इधर लिख देता हूँ मास 2 ग्राम, which is equal to 2 times 10 raised to the power minus 3 kilogram, and charge is 5 times 10 raised to the power minus 6 coulomb. तो ये रेस्ट पर है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस पे लगेगी, मान लो इस साइड लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये मान लो इस साइड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है, और ये अगर पॉजिटिव चार्ज था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ ऐसे चला जाएगा, तो कुछ देर बाद ये ऐसे हो जाएगा चार्ज, है ना। इस तरीके से यहाँ हो जाएगा चार्ज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट बच्चों। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज यहाँ पे स्टे कर रहा है इस साइड, यहाँ पे। तो इस साइड लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स जो है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्यू इंटू ई हो गया यहाँ पे, और ये बना रहा है थीटा एंगल, ओके। और वही थीटा एंगल पूछ रहे हैं जो वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल बना है, वही पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास ये आ गई, ठीक है। यहाँ पे आ गई टेंशन, इस साइड थीटा एंगल है तो बच्चों हो गया टी कॉस थीटा, और इस साइड हो गया टी साइन थीटा, और नीचे की साइड आ गया एम जी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ फिर से, तो हमारे पास आ जाएगा टी कॉस थीटा, वही फिर से रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा ठीक है, क्योंकि टी कॉस थीटा एम जी के इक्वल है, यहाँ पे टी साइन थीटा क्यू ई के इक्वल है, तो लिख देते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न था। तो यहाँ से क्यू ई अपॉन एम जी जो है ना बच्चों, वो आ जाएगा tan थीटा, है ना। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। आई गेस इतना प्रोसेस कर पा रहे होंगे आप। तो यहाँ पे जो Q है हमारे पास वो है 5 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है 2000, यू कैन सी 2000 वोल्ट पर मीटर, ओके। सो 2000 वोल्ट पर मीटर, मास इज 2 इंटू 10⁻⁻³ एंड जी इज 10 इन दैट क्वेश्चन। तो चलो करते हैं फटाफट से इसको सॉल्व। -3, तो ये 2 से कट गया, 1000 आ गया, 10⁻³ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 5 इंटू 10⁻, ओके, ये सब कुछ tan थीटा के इक्वल था, राइट। तो यहाँ पर ये आ गया 5 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻³ + 3 - 1, ठीक है। ये आ गया सब कुछ सॉल्व करके।
सो वी विल गेट, देखो ये तो इससे कट जाएगा, ठीक है, तो 10⁻⁻1 बचेगा, तो 5 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। देख लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो आप, तो -6 + 3 और ऊपर जाके +3, -6 + 6 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा अपॉन में 10, ऊपर जाके 0.1 हो गया। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो tan थीटा है बच्चों वो आ गया 0.5, तो थीटा आ गया tan इनवर्स 0.5, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ये ऑप्शन करेक्ट है, जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल में कौन सा था, सी करेक्ट था, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, और इस वाले क्वेश्चन का वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन ऐसे ही कराए हैं हमने जिसमें हम लोग इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को ले रहे हैं, तो ये भी काफी हद तक सेम ही है। ओके, पार्टिकल ऑफ मास m carrying a charge -q1 is moving around the charge plus q2 along a circular path of radius r. Prove that the period of revolution of the charge -q1 about q2 is given by this. Okay, चलो, तो यहाँ पे अगर आपने क्वेश्चन की फीलिंग को समझा होगा तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज है कौन सा बच्चों, प्लस q2, और यहाँ पर चार्ज है हमारे पास -q1, तो ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी यहाँ पे इसको खींचने के लिए, ये अपनी तरफ खींचेगा। तो वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्वेश्चन नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंसेप्ट या कूलम लॉ लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है। अगर आपको याद हो एक एनालॉग, अगर आपको याद हो, अगर नहीं याद तो यहाँ पे दोबारा देख सकते हो, ये हमारे पास है हमारी प्लैनेट अर्थ, ठीक है, हमारी प्यारी सी धरती, और यहाँ पर है मून। तो मून अर्थ की तरफ खिंचता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो मून गिरता क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक और फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देती है, ठीक है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, इसको रिवॉल्व कराती है यहाँ पे, है ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन में ऐसे ही हो रहा है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है बच्चों कि यहाँ पे, ऐसे हटा देता हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि वो इसके पास नहीं आ रहा, वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, along a circular path moving around charge plus q2 along a circular path of radius r, तो वो मूव कर रहा है, तो अगर वो मूव कर रहा है तो वो इस तरीके से ऐसे जा रहा है ना बच्चों। तो ये सर्कल है, एलिप्स नहीं है ये। ओके, सो दिस इज सर्कुलर पाथ, क्योंकि हम एक 3D व्यू देख रहे हैं तो इस तरीके से हमें सर्कल अपीयर होगा। सो दिस इज सर्कल। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रही है टुवर्ड सेंटर जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो एक और फोर्स लगेगी टुवर्ड सेंटर जो कि होगी हमारे पास कौन सी, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फोर्स होगी। अब जो मैं आगे बता रहा हूँ आप उसे स्किप भी कर सकते हो अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट समझ में आता है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि नहीं आता, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। तो जैसे हमारे पास था बच्चों, ये एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ समझाने के लिए। तो जैसे हमारे पास ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने यहाँ पे पुली से बांध रखा है और इधर एक दूसरा ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक आगे जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही होता है लॉज ऑफ मोशन में, क्या होता है कि ये ब्लॉक इस वाले ब्लॉक की वजह से, एक मिनट, इसका मास मान लेते हैं m1 है, इसका मास मान लेते हैं m2 है। तो ये क्या कर रहा है, जो m1 वाला मास है ना ये नीचे लेके जा रहा है, अब इसके साथ कनेक्टेड मोशन है तो ये वाला ब्लॉक जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो ये इधर जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है बच्चों वो ये है ना, ma m2a, उसको फेवर कौन कर रहा है, क्यों है एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ये बंधा हुआ है इस धागे से और धागे से बंधा हुआ है इस m1 मास से, और m1 मास जा रहा है नीचे तो उसको भी खींच के लेके जा रहे हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे वाला सीन, ठीक है। तो ये इसको नीचे लेके जा रहा है, ये इसको डुबाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है m2a, ये किसकी वजह से है, ये है इस टेंशन की वजह से। तो देखा दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, उन्होंने दोनों फोर्स को इक्वल रखा है, क्योंकि ये हमारी होती है न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सटर्नल फोर्स। अब ये किसकी वजह से, कौन इसे फेवर कर रहा है, इस एक्सटर्नल फोर्स को टेंशन फेवर कर रही है। चलो ठीक है, मान लेते हैं केस होता कि यहाँ पे फ्रिक्शन मेंशन है, तो अपोज कौन कर रहा है, तो माइनस में लिख देते हैं फार, ठीक है, जो उसकी डायरेक्शन में उसे फेवर कर रहा है और अपोज में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अगेन हम रिपीटिंग, जो उसकी डायरेक्शन में उसको फेवर कर रहा है तो हम प्लस में लिखेंगे, और जो अगेंस्ट में है वो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसी तरीके से ये लीनियर मोशन था बच्चों। अब कोई भी पार्टिकल है लीनियरली मूव नहीं कर रहा, वो मूव कर रहा है सर्कल में, ठीक है, इग्नोर करना है सर्कल को, सर्कल जैसा नहीं है, ठीक है, इग्नोर इट। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है जो इस सर्कल में घूम रहा है, और जब इस सर्कल में घूम रहा है तो यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रही है। मान लो इस पार्टिकल को हमने धागे से बांध दिया, तो धागा लगाता है टेंशन, ठीक है, धागे में टेंशन लग रही है। तो ये जो टेंशन यहाँ पे लग रही है, ये टेंशन इस पार्टिकल को गोल गोल घुमा रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करा रही है। तो यहाँ पर एक और फोर्स लग रही है, जैसे एक्सटर्नल फोर्स हम बोल रहे थे m है, तो यहाँ पे भी एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है जो होती है m
सबस्क्रिप्ट में लिख देता हूँ मैं ए के नीचे सी, ठीक है, तो एम ए सी। तो ए सी जो है ये सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। तो अब ये जो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन है, इस बार बच्चों ये हमारी एक्सटर्नल फोर्स है। अब इस एक्सटर्नल फोर्स को फेवर कौन कर रहे हैं यहाँ पे? इस एक्सटर्नल फोर्स को फेवर कर रही है टेंशन। तो इसलिए जो एम ए सी है ये टी के इक्वल है, जैसा प्रीवियस केस में था। बस प्रीवियस केस में लीनियर था। और मान लेते हैं, चलो इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक और फोर्स लग रही है यहाँ पे मान लो एफ डैश फोर्स लग रही है, तो सब्ट्रैक्ट एफ डैश आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग उसको इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो खैर यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि बैकवर्ड कोई फोर्स लग रही है, इसके ऑपोजिट में फोर्स लग रही है, विच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेंटर, है ना, इट जस्ट सेंटर के टुवर्ड्स है, ऑपोजिट टू द फोर्स, ऑपोजिट टू द सेंटर कोई फोर्स तो नहीं लग रही। तो सीधा सीधा हम क्या लिख लेंगे, एम ए सी इज इक्वल टू टी, टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम ए सी है विच इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, वी स्क्वायर अपॉन आर, एंड इट इज इक्वल टू टेंशन। तो सिमिलर कंसेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है हमारी, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस एक्सटर्नल फोर्स को फेवर कौन कर रहा है? तो इसको फेवर कर रही है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अपोज कोई कर रहा है? नहीं कर रहा। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है इसको हम एफ ई के इक्वल कर देंगे। अगेन वैसे ही जैसे यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स थी उसको टेंशन के इक्वल करा था, क्योंकि यहाँ टेंशन थी, अगेंस्ट में थी तो हमने माइनस कर दिया था। यहाँ पे भी सेम कर रहे हैं, इसको इसके इक्वल कर रहे हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन में ये लग रही है, ठीक है। अपोज में कोई नहीं है तो हम सिंपली ऐसे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स लग रही थी बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घुमा रही है, यूसीएम लिखा है। तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब घुमा रही है तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक और फोर्स लगा रही है जो कि है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, लाइक दिस। एनीवे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो एफ सी है बच्चों, ये एफ सी किसके इक्वल है? ये एफ सी है एफ ई के इक्वल। तो एफ सी इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर हमारे पास ये होता है, अगर आपको याद नहीं होता तो आप ऐसे याद कर सकते हो बच्चों, इधर लिख दो x, इधर लिख दो v, इधर लिख दो a, ठीक है। और यहाँ पे r r r, तो x इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, v इज वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, a इज लीनियर एक्सेलरेशन। इसी तरीके से यहाँ पर है थीटा, ओमेगा, एंड लास्ट थिंग दैट वी हैव इज अल्फा। तो थीटा इज द लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। सो x इज इक्वल टू थीटा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, a इज इक्वल टू अल्फा आर। तो इस तरीके से हम एनालॉग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखा था एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो मैं उसको लिख सकता हूँ एम अपॉन आर, वी की जगह आ गया ओमेगा आर का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया एम ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर, ठीक है। ऊपर बच्चों ये आर स्क्वायर आता, डिवाइड बाय आर था, तो इससे कट गया, तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं ज़रा वापस से। तो यहाँ पे क्वेश्चन को तो हम एक्चुअली में यहाँ सॉल्व कर रहे हैं सेट। तो यहाँ पर आ गया एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू में के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ गया के Q1 Q2 अपॉन में एम आर क्यूब। तो ये आ गया 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई साइलेंट नॉट आर क्यूब, ठीक है। और एम भी था यहाँ पे, हम भी लिख देते हैं एम आर क्यूब। मैंने के की वैल्यू पुट करी है। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, तो ये आ जाएगा, अगर मैं, चलो ठीक है स्टेप बाय स्टेप ही करता हूँ, 4 पाई अब साइलेंट नॉट एम आर क्यूब Q1 Q2। अगर मैं इस 2 पाई को अंडर रूट में लेके जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा, तभी अंडर रूट में जाएगा ये। तो यहाँ पर आ गया 2 पाई का स्क्वायर हो गया 4 पाई स्क्वायर, तो ऑलरेडी 4 है, तो 4 इंटू 4 इज 60, पाई स्क्वायर इंटू पाई इज पाई क्यूब, साइलेंट नॉट एम आर क्यूब अपॉन Q1 इंटू Q2। ये प्रूफ करना था, आप देख लो, ठीक है। 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट, 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब डिवाइड बाय Q1 इंटू Q2। तो चलो ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने देख लिया, बट इसके अंदर हाँ पिछले 2 क्वेश्चन से अलग था ये, ठीक है। पहले 2 क्वेश्चंस में तो हम लोग इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को ले रहे थे, ऑल्दो लिया इसमें भी है, सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल लिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन पिछले 2 क्वेश्चन में हम रिजॉल्व कर रहे थे। और यहाँ पे हमने जो कंसेप्ट पढ़ा दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि हमारा क्लास 11th का टॉपिक है, ठीक है। तो चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2d, a third charged proton placed at the midpoint displaced slightly by the distance this perpendicular to the line joining, okay. So मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप पॉज करके क्वेश्चन पैरेलली पढ़ रहे होंगे, ठीक है।
मैं बता देता हूँ। हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये फिक्स्ड हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 2d। और थर्ड चार्ज प्रोटॉन, तो एक तीसरा चार्ज प्रोटॉन है जो कि मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है, और उसको हमने स्लाइटली डिस्प्लेस करा। कितना डिस्प्लेस करा हमने? बहुत कम करा है, बट मैं दिखा ज्यादा रहा हूँ, कम करा है बच्चों, ठीक है। ये डी है और ये एक्स है, जो एक्स है बहुत बहुत छोटा है डी से। और आगे लिखा हुआ है कि मैंने इस साइड ही क्यों डिस्प्लेस करा है इसे, आगे लिखा हुआ है कि उन्होंने कहाँ डिस्प्लेस करा, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द 2 फिक्स्ड चार्जेस, ठीक है। तो हमने उनको परपेंडिकुलर मूव कराया इस प्रोटॉन को, ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इस प्रोटॉन को हमने नॉर्मली मूव कराया इस लाइन के, और x बहुत छोटा है तो हमने बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है प्रोटॉन विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो बताओ भाई, जो प्रोटॉन है वो बोला हुआ है वैसे कि वो एसएचएम कर रहा है, तो बताओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो चलो देखते हैं। और जिसको आता है कंसेप्ट तो डायरेक्ट सॉल्व कर देगा इसे। तो अगेन मैं सपोज करता हूँ कि हमें कंसेप्ट नहीं आता एसएचएम का, ठीक है। तो क्विक रिवीजन में हम एसएचएम को कैसे पढ़ सकते हैं, लेट्स सी। देखो यहाँ पे आपको बस बेसिक नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मैं स्क्रैच से नहीं लेके जा सकता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। तो y इज इक्वल टू होता है बच्चों a sin ओमेगा t, ये फॉर्मूला यू शुड नो। And I assume that you know the differentiation of displacement with respect to time, and you're right, displacement का differentiation time के respect में velocity होता है, तो ये आ गया a ओमेगा cos ओमेगा t। फिर दोबारा कर देते हैं differentiation, तो ये आ गया a y सबस्क्रिप्ट में है यहाँ पे, तो ये आ गया माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। तो एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनेट टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे थोड़ा और खिलवाड़ करके देखते हैं, ठीक है। ओके, सो मैं मास से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, तो ये आ गया इतना बच्चों, ठीक है। ये आ गया मास से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये आ गई फोर्स। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के वाई, है ना। ये ऐसी कोई फोर्स स्प्रिंग में आपने पढ़ी होगी, स्प्रिंग फोर्स होती है ना। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और अगर स्प्रिंग फोर्स है तो वहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाता है। तो इन 2 इक्वेशन को अब देख लो, तो इन 2 इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के इक्वल। और इसी तरीके से अगर मैं इस वाली इक्वेशन को भी देखता हूँ, इस वाली इक्वेशन को, तो मॉड में अगर मैं इसे लेता हूँ तो ये आ गया a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, मॉड में ले रहा हूँ। तो यहाँ से ओमेगा की एक वैल्यू आ जाएगी, क्या ओमेगा की बच्चों एक वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अपॉन एम, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट ए अपॉन वाई, ठीक है, ये ठीक है। और ओमेगा आप सबको पता है 2 पाई अपॉन टी के इक्वल होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें जो कंसेप्ट हमने यहाँ पर देखा उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें बता देता हूँ आप लोगों को। तो कंसेप्ट में हमने ये देखा कि एक तो हमारे पास ये आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। मतलब अगर एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनेट होगा माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, या फिर फोर्स प्रोपोर्शनेट होगी माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, देन वी कैन अप्लाई सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, देन वी कैन अप्लाई दिस। सो हियर in this case, again I'm repeating this, acceleration is proportionate to minus of displacement, or force is proportionate to minus of displacement, then it will be executing simple harmonic motion. And if this is executing simple harmonic motion, we will have these 2 formula for angular frequency. The first formula is this under root k over m, and the second formula is under root acceleration by displacement. So let's try to solve this. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रोटॉन है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रोटॉन है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर रिपेल कर रहा होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर रिपेल कर रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे ये एंगल अगर थीटा है तो एंगल थीटा आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर फोर्स इधर लग रही है, भी फोर्स इधर लग रही है, तो इस साइड हो गया हमारे पास 2f cos थीटा, और साइन थीटा वाली जो फोर्स है वो कैंसिल आउट हो रही है। तो जो टोटल फोर्स यहाँ पर आ रही है विच इज दी 2f cos थीटा। अब दोनों जगह पे फोर्स आइडेंटिकली लगेंगी, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से और ये जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स आ जाएगी हमारे पास, नेट फोर्स जो आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी 2 इंटू में एफ एस के, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्यू स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों पे चार्ज सेम होता है ना,
तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय जो भी सेपरेशन है अंडर रूट डी स्क्वायर। देखो बच्चों ये डी है, ये एक्स है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो इट विल बी अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये आ गया। तो मैं कॉस थीटा को भी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो इट विल बी इक्वल टू बेस ऑन दिस हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ गया, तो ये आ गया बेस, तो बेस इज डी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज दिस। अच्छा इसका स्क्वायर था है ना, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर था। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, यहाँ पर आ गया डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से हमने सॉल्व करा है इसे। ओके ओके ओके, वेट, यहाँ पे हमने एंगल को गलत लिया हुआ है। ठीक है, लेट मी करेक्ट दिस। देखो ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई जल्दी जल्दी में। बच्चों ये वाला एंगल थीटा नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसे, ये ऐसे है। तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा होगा, और अगर ये वाला थीटा एंगल है तो ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो ये एंगल थीटा होंगे, तो इस साइड आएगा एफ कॉस थीटा, इस साइड आएगा एफ कॉस थीटा, दो की कैंसिल आउट हो रहे हैं, उधर जो ऐड होंगे वो होंगे एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2f साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, अगर ये थीटा एंगल है, साइन थीटा अगर हम लोग ले रहे हैं इस ट्राइंगल के अंदर, ये वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम साइन थीटा लेंगे तो ये आएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया क्या, परपेंडिकुलर है हमारे पास x अपॉन दिस। ओके, और बच्चों ये x वेरिएबल है। ओके, तो जैसे मैं cos थीटा ले रहा था तो मेरे ही माइंड में आया कि मैंने एंगल को गलत लिया होगा, क्योंकि d कांस्टेंट है। अब ये जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, है ना। जैसे यहाँ पर था फोर्स, यहाँ पर था ये फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम प्रोटॉन की डिस्प्लेसमेंट कहाँ कर रहे हैं, प्रोटॉन की डिस्प्लेसमेंट हम इस x में कर रहे हैं ना, ऊपर नीचे लेके जा रहे हैं, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट होगी, d तो फिक्स है। तो इसलिए अगर आप कभी भी गड़बड़ करो तो रेजोल्यूशन में जैसे यहाँ पर हुई, तो आप ये चीज नोटिस जरूर करना कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो SHM से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो चलो ठीक है, d इज मच मच ग्रेटर देन x। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है d इज मच मच ग्रेटर देन x, तो x स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। तो जब ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, पहली बात ये स्क्वायर से रूट कट गया, तो पावर इसकी 1 है और इसकी पावर हाफ है, तो 1 प्लस हाफ इज 3/2। तो यहाँ पर आ गया 2k स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गई बच्चों। ठीक है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दोगे तो आ जाएगी 2k स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर, सॉरी डी की पावर 2 इंटू 3/2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल आ गई डी की पावर 3। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब इसको इत्मीनान से सॉल्व कर लेना। ठीक है, जस्ट मैंने सिंप्लीफाई करा है एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट करके। तो अभी जो फोर्स बच्चों हमारे पास निकल कर आई है, मैं इसको इधर कर देता हूँ। तो जो फोर्स हमारे पास निकल कर आई है, इट इज इक्वल टू 2k स्क्वायर अपॉन डी क्यूब इंटू में एक्स। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू एक्स। मैं चाहता नेगेटिव साइन शुरू से लगा सकता था, बट ठीक है, इतना ज़्यादा नेगेटिव साइन का हमें इन्फ्लुएंस नहीं देखना है यहाँ पे। हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली इसको देखेंगे कि फोर्स प्रोपोर्शनेट है माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। हम सब कुछ मैग्नीट्यूड में सॉल्व कर रहे हैं ना, ऑल्दो वी कैन टेक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो उसके बेसिस पे भी हम नेगेटिव साइन या डायरेक्शन के बेसिस पे हम नेगेटिव साइन ले सकते थे, बट हम इतना कुछ नहीं कर रहे। इन जनरल मैं बताना चाह रहा हूँ कि फोर्स प्रोपोर्शनेट है माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, और जब कभी भी फोर्स प्रोपोर्शनेट होती है माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, तो वो स्प्रिंग का कंसेप्ट बन जाता है। और स्प्रिंग क्या एग्जीक्यूट करती है, स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो वो ऑसिलेट करेगी, आगे जाएगी और फिर ये वापस आ जाएगी। तो स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो वो SHM एग्जीक्यूट करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फिर उसके बाद ये सारे फॉर्मूले हमारे पास है ना। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। तो यहाँ पर आ गया F इज इक्वल टू, वेट, F इज इक्वल टू माइनस KX। ठीक है, बिकॉज आई एम टेकिंग मॉड सो आई एम नॉट राइटिंग माइनस हियर। सो वी कैन कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, ओके, दिस वन एंड दिस। और ये दोनों के अलग अलग हैं, ये वाला के स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो उसे। ठीक है, नहीं तो आप इसको किसके इक्वल रख सकते हो, इसको रख सकते हो आप m ओमेगा स्क्वायर के भी इक्वल। ठीक है, क्योंकि k बच्चों किसके इक्वल था, अगर आप यहाँ से देखते हो तो k किसके इक्वल था, m ओमेगा स्क्वायर के इक्वल था, है ना। और अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में मास आ रहा है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ m ओमेगा स्क्वायर। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। तो m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया है, 2k स्क्वायर अपॉन डी क्यूब। 2k की जगह इतना आ गया बच्चों,
क्यू स्क्वायर अपॉन डी क्यू। तो ओमेगा जो है हमारे पास वो आ गया 2q²। इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो 2 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 2πε0 m डी क्यू, और ये सब कुछ आ गया किसमें बच्चों, अंडर रूट में आ गया। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2πε0 m डी क्यू। सो ऑप्शन ए ही मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, है ना, क्यू स्क्वायर अपॉन दिस एंड दिस, और डी को थोड़ा इज्जत दे देते हैं हम, ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर आप यहाँ देखोगे तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने एसएचएम के कंसेप्ट को जाना। ओके, बाकी हम जैसे जैसे आगे वीडियोस में देखेंगे तो हम इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे, एसएचएम वगैरह, और से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें दो चार्ज गिवन है, दोनों की वैल्यू में गिवन है, और इन पॉइंट्स पे रखे हुए हैं एक्स एक्सिस पे। A particle of mass m and charge this is placed at the origin. If charge q naught is given small displacement this along the y-axis, the net force acting on the particle is proportional to. Okay, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा हमने पीछे देखा था वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने देखा था इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर हम उसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो वो एग्जीक्यूट करता है एसएचएम, और यहाँ पे प्रूव करा था कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनेट होगी डिस्प्लेसमेंट के। तो एग्जैक्टली सेम होगा यहाँ पे बच्चों, तो फोर्स विल प्रोपोर्शनेट टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब इसमें तुम्हारे माइंड में आएगा कि ऑप्शन ए करेक्ट है या ऑप्शन बी करेक्ट है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और जिसका भी इसका आंसर सही आएगा मैं कमेंट बॉक्स में उस पर हार्ट कर दूंगा। ठीक है, सो डेट आप जान लोगे इसका आंसर क्या है, ए है या बी है, वो थोड़ा दिमाग लगाना आप लोग। ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना के करा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा लेवल अप करते जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पर है 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 massless strings of length L are initially at a distance D. ओके, तो पहले पढ़ लेते हैं कि हमारे पास दो चार्ज स्फीयर्स हैं और एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंड है बाय 2 massless strings of length L and initially at a distance D where D is much lesser than L. ओके, तो देखते हैं जरा यहाँ पे। तो इस तरीके से बच्चों, ओके, तो यहाँ पे दो स्फीयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे टेंशन टी है। अब ये जो है पूरी लाइन को आगे तक ले जाते हैं, इसकी लेंथ एल हमें गिवन है, इसकी लेंथ एल गिवन है। ठीक है, और ये जो सेपरेशन है बच्चों ये डी सेपरेशन है। ठीक है, और ये जो डी है इट इज मच लेसर देन एल, ये हमें गिवन है। आगे कह रहा है apart because of their mutual repulsion the charge begin to leak. तो ये दोनों चार्ज एक जैसे हैं, तो ये चार्ज क्या कर रहे हैं, चार्ज लीक कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट, तो दोनों स्फीयर से चार्ज लीक कर रहे हैं, मतलब टूवर्ड्स आ रहे हैं, तो डिस्टेंस कम होता जा रहा है। सो दिस स्मॉल डी इज वेरिएबल इन दैट केस। तो ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, तुम सबके दिमाग में। ठीक है, एज अ रिजल्ट चार्ज अप्रोच ईच अदर विद द वेलोसिटी v एंड देन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x। तो हमें बताने की जो वेलोसिटी है वो x से कैसे रिलेट करिए, कैसे प्रोपोर्शनेट है। ओके, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, काफी अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस, और बिफोर सॉल्विंग आप लोग खुद से पहले इसको ट्राई करना। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। दो चार्जेस हैं बच्चों हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से, और ये चार्जेस दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, ये सस्पेंड है कॉमन पॉइंट से, और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एल गिवन है। ठीक है, और इनिशियल डिस्टेंस ये डी है, तो ये डी डिस्टेंस बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये वाला हमारे पास एंगल थीटा हो गया। तो इस साइड आ गया टी कॉस थीटा, इस साइड आ गया टी साइन थीटा, इस साइड आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन, और ये आ गया हमारे पास एम जी। ठीक है, इस तरीके से। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। सो यहाँ पर आ जाएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, और यहाँ आ जाएगा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा एफ ई अपॉन एम जी के इक्वल। ठीक है, अब ये एफ ई जो है इन दोनों चार्जेस के लिए क्या होगा, तो मैं इसको भी रब कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सीधा ही लिख देता हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लेना वो जो लिखा था। तो यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। तो एफ ई होगा हमारे पास के इज कॉन्स्टेंट 1/4πε0 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई के क्यू स्क्वायर एम जी था ना,
अपॉन में आर स्क्वायर, और आर यहाँ पे मैं बच्चों में एक्स ले रहा हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ओके। और शुरुआत में इनिशियली एक्स कितना था बच्चों, ये इनिशियली जो एक्स था ये था, एक्स जो था ये डी के इक्वल है इनिशियली, समझ में आया? मैं इस डिस्टेंस को एक्स ले रहा हूँ, जो कुछ देर बाद ये बॉल ऐसे आ जाएंगी दोनों, कुछ देर बाद ये बॉल ऐसे आ जाएंगे, और कुछ देर बाद ये बिल्कुल ही क्लोज और आ जाएंगे, क्योंकि लीक कर रहा है चार्ज, तो लीक कर रहा है चार्ज तो रिपल्शन कम होता चला जाएगा। तो मैंने इसलिए इस डी को एक्स ले लिया क्योंकि ये वेरिएबल है, ओके। तो इसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, आई एम चेंजिंग द कलर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा डी बाई टू होगा। अब क्योंकि शुरुआत में मैंने डी को एक्स लिया है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स बाई टू। तो टेन थीटा निकालना आसान है बच्चों, ठीक है। टेन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, सो टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। सो लेट्स डू इट। सो टेन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को मैं एल ले रहा हूँ, ठीक है। अब एक ट्विस्ट आ गया इस क्वेश्चन के अंदर कि परपेंडिकुलर एल आ गया, ओके। चलो इसे भी बताते हैं। देखो क्वेश्चन में एक बहुत छोटी सी डिटेल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि डी ना बहुत 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 कम है एल से, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा होता है, जब कभी भी ऐसा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ना हर एक न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है, काफी सेलेक्टिव न्यूमेरिकल इसलिए लिया है मैंने, तो ये इन्फॉर्मेशन अपनी कॉपी में लिखना और ये रिपीट होगी देख लेना, चाहे वो एसएचएम की वो जो हमने कंसेप्ट देखा था उससे पहले इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट देखा था और सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट देखा था, और अब ये जो कंसेप्ट देख रहे हैं ये रिपीट होगा, ठीक है। चाहे आप इसे ऑसिलेशन में पढ़ोगे इटसेल्फ, आगे 12th में भी कुछ टॉपिक्स में पढ़ोगे, एलओएम में पढ़ोगे, रोटेशन डायनामिक्स में पढ़ोगे, बहुत सारी जगह पे रिपीट होगा ये, ठीक है। तो लेट्स सी। तो अभी क्वेश्चन में ऐसे कुछ था ये बच्चों, ठीक है। मैं अलग से फिगर बना रहा हूँ ताकि आप विजुअलाइज कर पाओ। ये इस तरीके से था, ठीक है, ये ऐसे वर्टिकल लाइन है, ये है बच्चों एक्स या डी वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, या एक्स बाई टू ले लो चलो, ठीक है, या डी बाई टू। बच्चों ये वाली जो लेंथ है जिसपे मैंने ऐसे एरो सा बना रखा है, जो साइन बना रखा है, लेंथ एल है, और क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो एल है वो बहुत 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 छोटा है एक्स से, या एल बहुत, सॉरी, एल बहुत बहुत बड़ा है डी से। तो डी को तो मैंने एक्स ले रखा है यहाँ पे, तो एल बहुत 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 बड़ा है एक्स से, देख लो आप यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये एल बहुत बहुत बड़ा है, डी बहुत बहुत छोटा है, या एल बहुत बहुत बड़ा है, की बात है यहाँ पे। तो डी इज मच मच स्मॉलर देन एल, तो बेसिकली एल इज मच मच ग्रेटर देन डी, एंड फर्दर एल इज मच मच ग्रेटर देन एक्स, एंड फर्दर एल इज मच मच ग्रेटर देन एक्स बाई टू एज वेल, है ना। ये सारी चीजें हैं हमारे पास। तो अगर मैं इस चीज को लेता हूं तो ये मेरे पास साइड ऑलमोस्ट सेम होगी, क्योंकि बच्चों ये थीटा होगा बहुत स्मॉल, और ये थीटा स्मॉल होगा, और यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ सो ये वाला एंगल अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलो 90 डिग्री ही लेते हैं, और ये एंगल अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा क्योंकि ये लाइन बहुत छोटी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको आर्क की तरह भी कंसिडर करता हूँ इस वाली लाइन को, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस, एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो बहुत 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 छोटा है बेस से, या फिर परपेंडिकुलर बहुत 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 छोटा है हाइपोटेनियस से, तो बेस और हाइपोटेनियस ऑलमोस्ट सेम हो जाती हैं, ठीक है। कैसे होती है सेम मैं बताता हूँ आपको। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है बच्चों साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, और आर्क अपॉन रेडियस होता है थीटा। तो ये तीनों एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, और ये जो साइड है दिस साइड इज वेरी वेरी स्मॉल, ओके। सो रिमेंबर व्हेन दिस साइड इज वेरी स्मॉल सो दीज टू एंगल्स आर ऑलमोस्ट सेम, एग्जैक्टली 90 डिग्री तो हो ही नहीं सकते, ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, बट ऑलमोस्ट सेम होंगे, ठीक है। सो दीज एंगल्स आर ऑलमोस्ट सेम, दैट मीन्स दीज टू साइड्स विल बी ऑलमोस्ट सेम। तो ये दोनों साइड भी ऑलमोस्ट सेम होगी। तो दोनों साइड ऑलमोस्ट सेम होगी तो मैं P अपॉन एच की जगह पे P अपॉन बी भी रख सकता हूँ, और अगर मैं इसको इतना ही ज़्यादा स्मॉल ले रहा हूँ तो ये जो लाइन है ये आर्क की तरह भी एक्ट कर सकती है। तो आर्क अपॉन रेडियस ले लिया मैंने, परपेंडिकुलर इज आर्क एंड रेडियस इज आइदर एच और बी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जब ऐसा कुछ होता है, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है, थीटा वेरी स्मॉल आता है बच्चों, तो थीटा जो है वो साइन थीटा और टेन थीटा के इक्वल हो जाता है, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट। तो खैर यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे तो टेन थीटा जो होगा, क्योंकि ये जो लेंथ है ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये जो पर बेस है हमारे पास और ये जो हाइपोटेनियस है सेम होंगे। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अगेन, इसको मैं पहले रब कर देता हूँ यहाँ पे। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस हाइपोटेनियस आई कैन टेक दिस बेस, क्योंकि दोनों सेम ही है। सो टेन थीटा को या तो मैं साइन थीटा के इक्वल करके कर सकता हूँ, या फिर टेन थीटा को वैसे ही जैसे हम कर रहे थे यहाँ पे
तो टेन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, तो टेन थीटा की जगह आ जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज दिस, ठीक है, डिवाइड बाय बेस इज दिस, ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो इस ट्राइंगल को ले रहे हैं हम, ठीक है, इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर होगा विच इज d/2 और x/2, वैसे मेरे को x/2 लेना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये रहा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस इज l के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, यहाँ पे मैंने लिख दिया x/2 डिवाइड बाय l, तो इस तरीके से लिख दूंगा एंड इट विल बी इक्वल टू kq² डिवाइड बाय mg इंटू x²। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x³ इज प्रोपोर्शनेट टू q², ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है, x³ इज प्रोपोर्शनेट टू q²। ओके, तो आई होप आप ये स्टेप भी समझ पा रहे होंगे। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ तो बच्चों x³ इज इक्वल टू 2lk डिवाइड बाय mg इंटू q², ये सारी टर्म कांस्टेंट है, तो इसी तरीके से x³ इज प्रोपोर्शनेट टू q², ये आ गई टर्म। और मैं इसको आगे सॉल्व करना चाहूँगा तो आ जाएगा q इज प्रोपोर्शनेट टू x⁵3/2। अब मैं इसे कर देता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड में टाइम के फंक्शन में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा dq/dt, ठीक है, तो ये आना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्रोपोर्शनेट टू 3/2, और बच्चों यहाँ पर आ गया x की पावर कितनी आ गई यहाँ पे 3/2 - 1 इंटू dx/dt। तो ये तो आ गया करंट, करंट तो कांस्टेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो लीक कर रहा है यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे लीक कर रहा है वो, देखो जरा यहाँ पे लिखा हुआ है एट अ कांस्टेंट रेट, तो कांस्टेंट रेट से लीक कर रहा है तो करंट तो सेम होगा, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास करंट I विच इज कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनेट टू 3/2 x की पावर 1/2 3/2 - 1 इज दिस एंड दिस इज वेलोसिटी। तो अगर मैं इसको आगे देखता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। तो अगर मैं इसको देखता हूँ यहाँ पे बच्चों, तो क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि जो x है, सॉरी, ये जो 2/3i x की पावर -1/2, या स्टेप बाय स्टेप लिखूँ तो अपॉन में जाएगा 1/x की पावर 1/2 इज प्रोपोर्शनेट टू v आ गया, या फिर मैं लिख सकता हूँ v इज प्रोपोर्शनेट टू 2/3i x की पावर -1/2, और ये टर्म तो कांस्टेंट है तो मैं सेट आ देता हूँ, तो सीधा सीधा जो वेलोसिटी है प्रोपोर्शनेट आ गई x की पावर -1/2 के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है इसमें, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ईच हैविंग मास 10 ग्राम एंड चार्ज 10। तो 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है, Q और Q, दोनों के पास जो मास है हमारे पास वो है 10 ग्राम, तो 10 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम, दोनों के पास चार्ज हमें गिवन है कितना, तो दोनों के पास हमें चार्ज गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। आफ्टर एरिया, ओके एक मिनट, चार्ज आर प्लेस्ड है बच्चों, ये एरिया नहीं लिखा हुआ, आर प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल सेपरेशन, तो ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर है और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है बच्चों वो एल में गिवन है, ये सब कुछ टेबल के ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से एक ऐसे टेबल है, इमेजिन कर लो। तो यहाँ पे है कि ये एक इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में किसकी वजह से, दोनों चार्जेस क्या कर रहे हैं सरफेस से, ये जो दोनों चार्जेस हैं ये सरफेस से फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हैं। तो जैसे ये वाला चार्ज है ये, तो इस साइड ये रिपेल कर रहा है, ठीक है, ये चार्ज इस चार्ज को, ये भी पॉजिटिव आइडेंटिकल है, तो ये इस साइड रिपेल कर रहा है, तो इस साइड लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगी क्योंकि सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज Q इंटू ई, ठीक है बच्चों, और फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होती है म्यू इंटू आर, और बच्चों आर किसके इक्वल होगा mg के इक्वल होगा, तो ये आ गया म्यू इंटू mg। तो यहाँ से चार्ज हमें गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -7, तो चार्ज हमें गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -7, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक मिनट, 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल हैविंग मास एंड चार्ज आर प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल टेबल such a way the coefficient, okay, so electric field नहीं given, so what we'll do here, we will solve by this k q² because हमें L find out करना है, ठीक है। तो यहाँ पर k कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज है हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर -7 का स्क्वायर, L ही फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। म्यू इज 0.25 इंटू मास इज 10 इंटू 10 की पावर -3 और इंटू जी इज 10,
तो यहाँ से अब आप सॉल्व कर लोगे, एल कितना आ जाएगा, तो एल हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये आ गया 9 इंटू 4 इज 36, बच्चों ये 1/4 होगा ना, तो ऊपर जाके 36 हो गया इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -14, और यहाँ पर ये आ गया कितना 10 इंटू 10 की पावर, ये था ना 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10, तो ये आ गया 10 की पावर -1, ठीक है। तो ऊपर जाके ये हो गई 10 की पावर +1, और ये सब कुछ आ गया अंडर रूट में, तो एल निकल कर आ जाएगा हमारे पास। तो चलो अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अंडर रूट 36 इंटू 4, तो सिंप्लीफाई हो ही जाएगा, 10 की पावर +9 और +9 -13, तो 10 की पावर -4, सो वी विल हैव 6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4, सॉरी इंटू 10 की पावर -2, अंडर रूट हटा दिया हमने, ठीक है। सो वी विल गेट 12 सेंटीमीटर। अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, सो आई विल राइट लाइक दिस, सो 12 सेंटीमीटर, विच मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगेन इसमें तो हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट देखा नहीं, इसमें बस वो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगा है, एलएम का कंसेप्ट लगा है, ठीक है। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका हमें मैग्नीट्यूड गिवन है। तो एक वाटर ड्रॉपलेट को रोक रही है नीचे गिरने से, ठीक है। जस्ट प्रिवेंट अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास दिस फ्रॉम फॉलिंग, तो वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑफ द ड्रॉपलेट विल बी, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एक चार्ज है, ठीक है, और ये जो चार्ज है, सॉरी ड्रॉपलेट है, तो इसके इस नीचे की साइड mg लगेगा, और ऊपर की साइड क्या होगी, ऊपर की साइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, ठीक है। तो ये जो mg होगा ये Fe के इक्वल होगा, क्योंकि ये गिरना नहीं चाह रहा, सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, तो जितनी डाउनवर्ड फोर्स होगी उतनी अपवर्ड फोर्स होगी। तो बच्चों mg जो है हमारे पास द वैल्यू ऑफ चार्ज, तो हमें चार्ज निकालना है, तो mg एज इट इज लिख दिया, और इसकी जगह आ गया q इंटू ई, ठीक है। तो मास हमें कितना गिवन है, इसका मास हमें गिवन है 0.1 इंटू 10 की पावर -3, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, g इज 9.8, q हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितने गिवन है 4.9 इंटू 10 की पावर 5, तो इस 4.9 से 9.8 गया 2 आ गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास चार्ज, तो ये आ गया हमारे पास 0.2 इंटू 10 की पावर -3 -5, तो ये आ गया हमारे पास कितना, तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, एंड हिट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।